हेलो फ्रेंड्स, स्कूल व्याख्याता 2024 ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो स्पेशल रहेगा और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एजुकेशन हब में। और आज का जो हमारा टॉपिक है डेली रिवीजन क्लासेस में वो है कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का वर्गीकरण जो है ये क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है और इसकी पीडीएफ जो है डिटेल पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है। लेकिन इसका आज जो हम रिवीजन करेंगे वो मैं अपने शॉर्ट नोट से करवाऊंगी ताकि आपको एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो देखिए कोपेन का वर्गीकरण है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोपेन जो थे ये जलवायु और वनस्पति शास्त्री दोनों थे, है ना। तो ये इनका जो सिद्धांत था ये किससे प्रभावित था, तो ये आपको पॉइंट जो यहाँ पे दे रखे हैं ये सारे आपको क्वेश्चन टाइप में मिलेंगे कि इनका जो सिद्धांत था किससे प्रभावित था। तो इनका सिद्धांत प्रभावित था केंडाले से। केंडाले के वर्गीकरण से इनका जो सिद्धांत था वो प्रभावित था। केंडाले ने क्या किया था कि 1874 में 5 प्रदेशों में बांटा था पूरे विश्व को। तो इसी को ही आधार मान के कोपेन महोदय ने भी अपना सिद्धांत दिया। ये जलवायु शास्त्री भी थे और वनस्पति शास्त्री भी थे। इनका वर्गीकरण था किस पे आधारित था, तो ये था अनुभाविक उपागम पर आधारित। ये कई बार क्वेश्चन आता है, तो एक एक जो इसमें से आप कुछ भी कट मत करिएगा क्योंकि ये सारे पहले से ही शॉर्ट नोट्स हैं। तो इनका जो वर्गीकरण था आधारित था अनुभाविक उपागम पर आधारित था। इनका अध्ययन क्या क्या कहा गया, तो मात्रात्मक अनुभाविक और एक चीर सम्मत, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसका जो रूपरेखा है पहले वो देखेंगे कि इनका अध्ययन क्या कहा गया, तो मात्रात्मक या अनुभाविक और चीर सम्मत कहा गया। इन्होंने अपने वर्गीकरण में किसको महत्वपूर्ण माना, तो इन्होंने अपने वर्गीकरण में महत्वपूर्ण माना वनस्पति को। इन्होंने किसका सहारा लिया था अपने वर्गीकरण में, तो इन्होंने अपने वर्गीकरण में एवरेज मान का सहारा लिया था। इन्होंने औसत वार्ष मासिक तापमान, तो इस तरह के शब्दों का यूज़ किया था। इसलिए इन्होंने जो मान लिया था वो सामान्य या एवरेज मान का सहारा लिया था। इन्होंने क्या है अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षरों का प्रयोग किया था, जो ABCD जो होता है 5, ये ध्यान रखेंगे हम। इन्होंने विश्व को 5 बड़े और 24 छोटे भागों में बांटा। भारत को इन्होंने 9 भागों में विभाजन किया। राजस्थान का इन्होंने 4 भाग में विभाजन किया। अब देखिए इनका सिद्धांत जो है 1900 में इनका सिद्धांत आया। इसके बाद में 1918 में इन्होंने फिर से संशोधन किया, फिर 31 में संशोधन किया, फिर 36 में, फिर 53 में। 36 में जो दिया था वो गीगर ने दिया था और 53 में जो था इनको डिटेल किया था इन्होंने, ये गीगर और पॉल ने डिटेल किया था, इनको आगे मतलब बढ़ाया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इनका सिद्धांत किस किस सन में आए हुए हैं, तो 1900 में, फिर 1918 में, 31, फिर ये जो बाद में जो आ रहे हैं सारे संशोधन आ रहे हैं इनके। इन्होंने संशोधन कब कब किए थे ना, तो 1900 में सिद्धांत आया, फिर 18 में संशोधन हुआ, फिर 31 में, फिर 36 में, फिर 53 में। 36 में कौन, तो 36 में इनके साथी कौन थे, तो गीगर थे। और 53 में कौन थे, तो 53 में इनके सिद्धांत को आगे बढ़ाया था गीगर और पॉल ने। अब देखिए इसके लिए अब पहले हम देख लेते हैं स्मॉल लेटर्स देख लेते हैं कि स्मॉल लेटर्स उन्होंने कौन कौन से यूज़ किए। तो आपको इन सभी का फुल फॉर्म आने चाहिए ताकि आपको अपने आप से पढ़ना आ जाएगा। इनके सिद्धांत में 2 बड़े शब्द हैं, ये एस और डब्ल्यू है ना, ये पहले बड़े आएंगे। तो एस का मतलब हो जाएगा स्टेपी और डब्ल्यू का हो जाएगा यहाँ पे वेटलेस हो जाएगा। अब देखिए छोटे, अब यहाँ से लेके आगे जो वर्ड इन्होंने लिए सारे इंग्लिश के छोटी ABCD के हैं। तो यहाँ छोटी ABCD का जब ऐसा आएगा तो उसका मतलब होता है कि समर ड्राई विंटर रेनफॉल, यानी कि गर्मी में वर्षा और सर्दी में शुष्क रहेगा। डब्ल्यू का अर्थ होता है विंटर ड्राई समर रेनफॉल, यानी कि सर्दी में वर्षा और गर्मी में शुष्क तापमान। M से हो जाएगा मानसून, K से हो जाएगा कोल्ड, F से हो जाएगा फुल टाइम रेन, यानी कि जहाँ पे भी F दिखे तो उसका अर्थ आप फुल टाइम रेन भी मान सकते हैं और इसको आप आदर भी पढ़ सकते हैं। अब G से हो जाएगा गंगा प्लान, N से हो जाएगा कोहरा, F से हो जाएगा फ्रॉस्ट, T से हो जाएगा टुड्रा और H से हो जाएगा हील। तो ये थोड़े से नाम अगर आपको पढ़ने आएंगे तो आप अपने आप से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। अब समझते हैं हम इनकी सारणी को। इन्होंने ABCDE 5 शब्दों का यूज़ किया था। तो अब देखिए आराम से ध्यान से देखेंगे कि A का अर्थ क्या है, B का क्या है, C का क्या है। तो इन्होंने जो A को माना है, जिस क्षेत्र को A माना है वहाँ की क्या विशेषता होगी, तो उसको उन्होंने नाम दिया है मेगा या मैक्रो। देखिए मेगा, फिर एक्सो, फिर मेसो, फिर माइक्रो, फिर हेकिस्टो। मेगा का जहाँ पे मेगा होगा या मैक्रो बड़ा क्षेत्र जो है इसको कहेंगे उच्चतापीय। एक्सो आ जाएगा मरुस्थलीय। मेसो का मतलब होता है मध्यतापीय। माइक्रो का हो जाएगा अल्प और हेकिस्टो जहाँ पे आ जाए उसका अर्थ होगा ध्रुवीय और शांत। अब इन्होंने ये शब्दों का यूज़ किया है, ये इन्होंने इनका नाम रखा है, लेकिन किस आधार पे रखा है ना, तो यहाँ पे तापमान कैसा होगा, तो तापमान के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना ये वर्गीकरण किया है। तो कैसा तापमान होगा, देखिए मेगा जो होगा यानी कि जहाँ पे ए होगा, ए में क्या होगा कि तापमान कैसा रहेगा 18 डिग्री से जहाँ पे उच्च तापमान होगा वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ए में। और उच्च ताप, तो यहाँ पे लिखा है ना उच्च तापीय, तो जहाँ पे 18 डिग्री से तापमान अधिक होगा वो ए में आएगा। बी जो है इसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ पे वर्षा से अधिक वाष्पीकरण है, तो यहाँ पे हम तापमान नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि
कोपेन महोदय का ऐसा कौन सा वर्गीकरण है जिसमें वर्षा से अधिक उन्होंने वाष्पीकरण को माना है, जहाँ पे तापमान का कोई संबंध नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा मरुस्थलीय या बी टाइप हो जाएगा। अब देखिए सी की बात करते हैं, तो सी का तापमान देखेंगे कैसा होगा। तो देखिए सर्दी और गर्मी दोनों का तापमान हमें ध्यान रखना है। ए बी तो बहुत आसान है कि ए का सीधा सा हो जाएगा कि 18 डिग्री से ऊपर, बी में हो जाएगा कि वर्षा से अधिक वाष्पीकरण महत्वपूर्ण है। सी डी और ई इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इनमें हमें सर्दी और गर्मी दोनों के तापमान का ध्यान रखना है कि सर्दी में तापमान कितना हो सकता है। तो देखिए -3 डिग्री सेल्सियस से लेकर -18 तक चला जाता है तापमान सर्दी में, और गर्मी में तापमान 18 डिग्री से ऊपर रहता है। और माइक्रो में क्या होता है कि सर्दी में तापमान -3 से लेकर 10 तक चला जाता है, और गर्मी में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और हैकिस्टो जो है, हैकिस्टो में तापमान देखेंगे हम, यहाँ पे ध्रुवीय या शांत जिसको कहते हैं, यहाँ पे सर्दी में तापमान हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -38 तक, -38 तक चला जाता है सर्दी में। और गर्मी में है जो -10 डिग्री से अधिक रहता है, मतलब -10 तो रहेगा ही रहेगा हैकिस्टो में। तो ये इनका तापमान है, तापमान का विभाजन है। इन तापमान के विभाजन पे इन्होंने इनका नामकरण किया है, और आपको ध्यान रखना है कि इनमें ABCD में कौन सा आता है। अब जैसे मान लीजिए कि डीप में तापमान कैसा होगा, तो डी किसके लिए यूज़ किया गया है, तो डी एल्प तापीय के लिए यूज़ किया गया है। तो डी में तापमान कैसा है, तो सर्दी में बता देना, और गर्मी में 10 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से हम मरुस्थलीय में देखेंगे, मरुस्थलीय को किस भाग में विभाजित हुआ है, तो बी में आता है मरुस्थलीय। तो मरुस्थलीय में तापमान कैसा है, तो तापमान यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वर्षा से अधिक यहाँ पे वाष्पीकरण है, जो उसके आधार पर उन्होंने इनका नामकरण किया। तो ये आपको एक सारणी जो है अच्छे से याद होनी चाहिए, आगे आपको ये सारी सारणी काम आ जाएगी। अब देखिए इनके अलावा उन्होंने कुछ शब्दों का यूज़ और किया है, ABCD छोटी ABCD के। तो इनका क्या अर्थ होता है कि जहाँ पे तापमान 22 डिग्री से ऊपर होगा वो ए में आएगा, और जहाँ पे तापमान 18 डिग्री से ऊपर होगा वो बी में आएगा, 10 डिग्री से नीचे जो है वो सी में आएगा, और -0 से -38 तक जहाँ पे जाएगा वो किस में आ जाएगा, कौन सी श्रेणी में आ जाएगा, वो डी में आ जाएगा। तो ये आपको नामकरण याद रखने हैं, ठीक है। इसको हम किस तरह से पढ़ रहे हैं कि हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो हम थ्योरी में नहीं पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं। जो थ्योरी जो थी वो मैं आपको उसमें टेलीग्राम में भेज चुकी हूँ, लेकिन शॉर्ट नोट्स के आधार से क्या होगा, आपका रिवाइज अच्छे से हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन पैटर्न कैसे है ना। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी, स्मॉल लेटर देखे, और कैपिटल लेटर में हमने देखा कि नाम किस तरह से रखा है, किसके आधार पे, तापमान के आधार पे नाम रखा है, और छोटी वाली ABCD है, इसमें टेम्परेचर कितने टेम्परेचर होने पे कौन सी श्रेणी में आता है, ये सब देखा हमने। और कुछ बेसिक बातें कोपेन महोदय के बारे में भी हमने देखी। अब बात करते हैं हम ए के बारे में, है ना। अब हम एक के बारे में पढ़ेंगे, ABCDE। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए को। अब ए को देखिए किस श्रेणी में रखा गया था, तो उष्ण आर्द्र में, उष्ण आर्द्र या उष्ण कटिबंध जलवायु प्रदेश, ठीक है। अब इस ए को भी आगे उन्होंने कितने भागों में बांट दिया था, 3। ए की विशेषताएं क्या थी कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, तो 18 डिग्री से अधिक रहता है, वार्षिक तापमात्रा यहाँ का नगण्य है, और जहाँ पे टेम्परेचर और वर्षा दोनों ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ए को 3 भागों में बांट दिया, FMW। अब आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा AF, AM और AW, इस तरह से पढ़ सकते हैं। आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं। तो देखिए अब AF का अर्थ क्या होगा, मैंने F की फुल फॉर्म क्या थी, फुल टाइम रेन, राइट। तो फुल टाइम रेन भी पढ़ सकते हैं, और इसको हम आर्द्र भी पढ़ सकते हैं। तो इसकी क्या विशेषता है कि यहाँ पे उष्ण कहाँ से आया, तो इस A से बन गया उष्ण, F से बन गया आर्द्र, तो उष्ण आर्द्र जलवायु होगी। इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा भी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर होती है। और ये इसकी अगर क्षेत्र की बात करें तो ये विषुवतरेखीय प्रदेशों में होती है, और हमारे भारत में यदि बात करें कि AF जलवायु जो है कहाँ पे है, तो ये अंडमान निकोबार में आ जाएगा, है ना। इसी तरह से ए के साथ एम देखते हैं, तो ए से अर्थ क्या होता है, उष्ण। एम की फुल फॉर्म क्या बताई थी पीछे, तो मानसून और जलवायु, उष्ण और मानसून जलवायु। यहाँ की विशेषता क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, और वर्षा से पूर्व क्या रहती है, यहाँ पे गर्मी रहती है, और शीत ऋतु में कम वर्षा होती है। और राजस्थान में भारत में यदि हम AM जलवायु की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे आता है, तो राज्य भारत के पश्चिमी घाट पे आती है या मालाबार तट में आती है। इसी तरह से हम ए के साथ W पढ़ेंगे, तो एक जहाँ भी ए आएगा तो ए का अर्थ उष्ण ही होगा। अब W आ गया, W कौन सा है, बड़ा नहीं सॉरी छोटे वाला W। तो इसका अर्थ क्या था कि विंटर ड्राई समर रेनफॉल, विंटर ड्राई यानी कि सर्दी जो होगी शुष्क होगी, और वर्षा कब होगी, तो गर्मी में वर्षा होगी, ठीक है। तो इसको हम उष्ण कटिबंध और सवाना या सूडान तुल्य भी जलवायु के मतलब क्षेत्र में आता है, ये सवाना सूडान जो है इनके क्षेत्र में आता है। तो इसकी विशेषता क्या है कि ग्रीष्म कैसा है, ग्रीष्म आर्द्र है, मतलब ग्रीष्म में वर्षा होगी। विंटर कैसा है, विंटर ड्राई है, तो शीतकाल कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा।
क्षेत्र बता दिया, सूडान तुल्य और ये शिकारियों की भूमि भी इसको कहते हैं। इस क्षेत्र को सवाना सूडान जो है इसको शिकारियों की भूमि भी कहते हैं। और ये क्षेत्र कहाँ पे है, तो लगभग कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा का जो नीचे का भाग आता है ना, वो इसमें AW में आ जाता है। और ये भारत का जो है, भारत का ये सबसे बड़ा भाग माना जाता है AW में। इस तरह से A को हमने पढ़ा। अब A के बाद में हम बात करते हैं B की। B बहुत आसान है, क्योंकि B का सबसे पहले तो हमें ये मालूम था कि मरुस्थल है। और आधार क्या था, यहाँ पे वर्षण प्रभाविता है और शुष्क है, आर्द्रता है, यहाँ पे वर्षा से ज़्यादा क्या है, वाष्पीकरण के आधार पे। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो मतलब वाष्पीकरण के आधार पे रखा गया जिसका नामकरण, तो वो B आ जाएगा मरुस्थल। इसको बड़े दो भागों में बांटा है, बड़े वाले S और W, बड़ा S और बड़ा W। तो S का अर्थ क्या था, स्टेपी था, और W का क्या था, वेटलैंड था, है ना। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए, अब B के साथ में, तो B का तो B यहाँ पे आ ही जाएगा, और इसके साथ में हमने जोड़ लिया S, यहाँ पे B के साथ जोड़ लिया W। तो B से क्या बन जाएगा, B से यहाँ पे मरुस्थल बन जाएगा, और ऐसे यहाँ पे अर्धशुष्क बन जाएगा। तो अर्धशुष्क मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है वो BS में आ जाएगा। क्या विशेषता है इसकी, तो विशेषता है इसकी कांटेदार झाड़ियाँ। अब इसको भी दो भागों में बांट दिया, BS के साथ में H आ गया, और यहाँ पे BS के साथ H भी आ गया, और BS के साथ में K भी आ गया। जहाँ पे H है, अब H और K के बारे में हमने पहले अध्ययन किया था। H का अर्थ था हॉट और K का अर्थ था कोल्ड। तो इसकी विशेषता क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान कहाँ तक जा सकता है, तो 22 डिग्री सेल्सियस तक। और इसमें शीत ऋतु में तापमान कहाँ तक जा सकता है, तो इसका हो जाएगा 3 डिग्री से भी कम तापमान इसमें आ जाएगा। किसमें, कोल्ड में जाएगा। कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा, तो तापमान 3 से नीचे जाएगा। और H का मतलब होता है हॉट, तो 22 डिग्री से भी ऊपर तापमान जाएगा। तो ये आ जाएगा, किस में आएगा, ये सारा अर्धशुष्क में आ जाएगा, BS में। ठीक है। इसी तरह से BW की बात करते हैं, तो W का क्या था, वेटलेस यानी कि आर्द्र, तो कैसा है, शुष्क मरुस्थल था। और BS क्या था, ये अर्धशुष्क था, और ये पूर्ण रूप से शुष्क में आ जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे हम उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। तो इसको भी हम K और H से जोड़ेंगे। K से बन जाएगा कोल्ड और H से बन जाएगा हॉट। तो कोल्ड की बात करें तो शीत ऋतु में तापमान हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस से भी कम, और ग्रीष्म में इसका हो जाएगा 22 डिग्री से भी ऊपर। तो B का 2 पार्ट। अब देखिए A में कितने पढ़े हमने, पहले A के 3 पार्ट, है ना। B में कितने पढ़े हमने, पहले 2 के साथ में 2 ये 2 दिए, तो कितने हो गए, 4 और 5 और 6 प्रकार आ गए B में। अब इसी तरह से हम बात करते हैं C में, कि C में क्या है। C का थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा हमने, कि C को भी कितने भागों में बांटा गया है। C को S और W और F 3 भागों में बांटा गया। तो C का C आ ही जाएगा। C का अर्थ क्या था, मध्य अक्षांशीय जलवायु। इसको उष्ण शीतोष्ण जलवायु भी कहते हैं, और उपोष्ण कटिबंध जलवायु भी कहते हैं। और ये जो अगर इसका आधार क्या माना गया था, तो पेड़ियों का खिसकाव, यानी कि पेड़ियों के खिसकने से किसका निर्माण किया गया था, तो C का निर्माण किया गया था। यहाँ पे बेसिकली माने तो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र आता है ना, वो मध्य अक्षांशीय जलवायु के बीच में आ जाता है। इसको उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए, अब FSW तीनों शब्द का अर्थ मालूम है। F का अर्थ क्या होता है, फुल टाइम रेन, यानी कि जहाँ पे भी F आएगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, आर्द्र जलवायु भी पढ़ते हैं। और S का अर्थ क्या होता है, तो S को हम पढ़ेंगे, S का पढ़ेंगे समर ड्राई विंटर रेनफॉल, और W को क्या पढ़ेंगे, तो विंटर ड्राई और समर रेनफॉल। ठीक है। तो अब पहले पढ़ते हैं हम C के साथ F। C का क्या था, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है ये। और F का अर्थ मैंने पहले बताया था, F जहाँ पे भी आए इसका अर्थ आपने पढ़ना है आर्द्र, यानी कि फुल टाइम रेन जहाँ पे होती है, साल भर वर्षा होती है, आर्द्र मौसम होता है। इसको भी हमने ABC में आगे और डिवाइड कर दिया है, तो इसको हम CFA CFB और CFC भी पढ़ सकते हैं। इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो CFA जो होता है ये आंतरिक भाग में आएगा, और B और C जो आता है ये तटीय भाग में आएगा। ये कौन से क्षेत्र में आता है, तो ये आता है यूरोप तुल्य क्षेत्र के अंदर। 30 से 45 डिग्री के बीच के अंदर जो पूरा विश्व का वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें समझ में आएगी आपको। यूरोप तुल्य कौन सा होता है, भूमध्य सागरीय कौन सा होता है, और ये चीन तुल्य कौन सा होता है। तो आगे वाली जो वीडियो आएगी हमारी उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए CS क्या है, तो CS की एक विशेषता होती है कि खट्टे फल। S का अर्थ क्या हो जाएगा, समर ड्राई विंटर रेनफॉल। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती, शीतकाल में वर्षा होती है। वर्षा होती किससे है, तो पछुआ पवनों से होती है। कौन सा क्षेत्र आता है इसमें CS में, तो आता है भूमध्य सागरीय जलवायु। इसका निर्धारण कैसे होता है, तो वनस्पति के आधार पर होता है। CSA होगा तो भूमध्य सागरीय तटीय जलवायु होगी, और CSB होगा तो भूमध्य सागर आंतरिक जलवायु होगी। तो CS के साथ हमने पढ़ा पहले CF में इसके 3 भाग हो गए, ABC, फिर CS पढ़ा, CS में 2 भाग हो गए, CS में 2 भाग हो गए आगे। इसी तरह से अब पढ़ते हैं CW में आ जाता है चाइना, चीन तुल्य। और इसका क्या विशेषता है, तो W का क्या था, विंटर ड्राई समर रेनफॉल। तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी, विंटर कैसा है, ड्राई है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं होगी। तो इसको हम पढ़ेंगे उपोष्ण कटिबंधीय मध्य अक्षांशीय समुद्र जलवायु बोलेंगे। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, CWA और CWB। अब इसी तरह से D आ गया, मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, ये दक्षिण गोलार्ध में नहीं है, सिर्फ हमारे
उत्तरी गोलार्ध में होता है, और शीत शीतोष्ण शीत मध्य अक्षांश में पड़ जाता है। DF का क्या होगा, तो क्योंकि देखिए दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ समुद्र है तो इसको हम सिर्फ ऊपर पढ़ेंगे। तो DF का अर्थ होता है साल भर वर्षा, F का मतलब फुल टाइम रेन। तो ये इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, तो आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु आता है। इसको भी 3 भाग में बांट दिया, A B D। और इसी तरह से DW है, यहाँ होता है मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय जलवायु। इसकी W का अर्थ क्या था कि शीत ऋतु शुष्क होती है, ग्रीष्म ऋतु बर्फीले तूफान आते हैं इसमें ग्रीष्म ऋतु में। तो इसको भी हमने 4 भागों में बांट दिया, ABCD, यानी कि 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 4 3 7 भागों, 7 ये और 2 ये, तो इनको 9 भाग में हो गया ये। अब ई की बात करते हैं। ई बहुत सबसे आसान है, ध्रुवीय या शीत जलवायु सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसमें ईटी है। तो ईटी जिस भारत की बात करते हैं तो हमारा जो उत्तराखंड आता है ये शायद ये ईटी में है। तो DME के मध्य ये संक्रमण क्षेत्र होता है। जलवायु यहाँ पे कैसी, तो टुड्रा जलवायु है, कोणधारी वन पाए जाते हैं, और बर्फों के मध्य की जलवायु होती है ये। और EF जो होता है, EF जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये तुषार बर्फ आच्छादित है, ध्रुवीय है, हिमटोपी वाला है। यहाँ पे वर्ष क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। एच का भी पूछ लेते हैं, तो एच का अर्थ होता है पर्वतीय, मतलब कि पहाड़ी। तो कौन कौन सी आती है एच में, जैसे रॉकीज, एंडीज, अल्पाइन, जो बड़ी बड़ी पहाड़ी क्षेत्र होता है वो आ जाता है एच के अंदर। इस तरह से हम राजस्थान का छोटा सा मैंने मैप अपने हिसाब से बनाया है कि राजस्थान को कहाँ किस भाग में बांटा है। तो यहाँ पे BWBSC राजस्थान में आ जाएगा, ये CWG जो गंगा का मैदान वाला क्षेत्र, ET में अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ई के अंदर हिमालय वाला क्षेत्र आ जाएगा, DF में अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, और सॉरी ET में उत्तराखंड, और AS ये वाला क्षेत्र हो जाएगा पूर्वी भाग जो है, और AM जो है ये पश्चिमी भाग हो जाएगा। तो इस तरह से ये पढ़ा हमने। और थोड़ा सा मैंने ये भी लिखा था कि कोपेन का जो वर्गीकरण है ये औसत वर्षा मानता है, थानथवेट जो है ये वर्षा की मात्रा पर आधारित है, और त्रिवार्था जो है वर्षा के कारण। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा। और अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।